न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो यानी न्यूट्रलाइज करते हैं किसे, एसिड और बेस को। न्यूट्रलाइजेशन इज़ ए केमिकल रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है इन विच एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और हमें वाटर और साल्ट मिलता है। तो हमें यानी न्यूट्रल मिल जाते हैं। अगर हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें वाटर और साल्ट मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एसिड बेस रिएक्शन आकर इन एन एक्वस सॉल्यूशन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम रिएक्शन करा दे एसिड और बेस की एक्वस सॉल्यूशन में, किसके दरमियान, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज रिटन एज द फॉलो। तो आप रिएक्शन में देखें, HCl एक्वस फॉर्म में जब NaOH एक्वस फॉर्म के साथ रिएक्ट करती है, दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे तो हमें साल्ट मिलती है और वाटर मिलती है। तो प्रोडक्ट में हमें साल्ट मिलेगा और वाटर, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले ले और इसको डिसोसिएटेड एट द रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, और अगर हम उसको यानी डिसोसिएट कर दे एक्वस सॉल्यूशन में यानी NaOH एक्वस में, तो ये Na एक्वस फॉर्म में आएगा और OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म में आएगा। दूसरा सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइज्ड या आयनाइज्ड एज ए रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये इस तरह आयनाइज्ड होगा, HCl यानी हाइड्रोजन आयन और Cl नेगेटिव आयन में तब्दील होगा। तो ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन आपस में मिल जाएंगे और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे। तो इससे HCl यानी NaCl बनेगा और इससे यानी H2O बन जाएगा। तो इफ़ द टू सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दे तो आप फिगर में देख सकते हैं रिएक्शन आकर बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन होगा दोनों एक्वस सॉल्यूशन के दरमियान में। नोटिस दैट सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और वाटर भी मिलेगा। दे आर ऑल आयनिक इक्वेशन बिलो एज शोन इन बिलो। तो अगर हम यानी HCl को हमने हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में तब्दील किया हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में तब्दील किया हुआ है। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और H2O हमें मिलेगा। तो ये आयनिक फॉर्म में होती है। अक्सर जो साल्ट होती है वो आयनिक फॉर्म में होती है सॉल्यूशन में, तो ये आयनिक फॉर्म में होगा। साल्ट क्या होता है, यानी अगर हम यानी HCl वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन देगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हैं तो हमें साल्ट मिलेगा और वाटर। तो अगर हमें साल्ट की ज़रूरत है तो वाटर को एवापोरेट कर देंगे और हमें साल्ट बच जाएगा। यानी व्हेन एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी HCl का रिएक्ट कराते हैं, द रिएक्शन प्रोड्यूस एक्वस सोडियम क्लोराइड। तो हमें यानी प्रोड्यूस होगा सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, NaCl में एक्वस फॉर्म में। आयंस दैट आर प्रेजेंट इन ईच सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉडल। तो आप मॉडल में यानी देख सकते हैं उसके आयंस। तो जो साल्ट होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख ले, इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या बताती है, बी स्टिंग्स आर एसिड इन नेचर।
यानी बी स्टिंग्स जो होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। ए हाउस होल्ड रेमेडी फॉर ए बी सिटिंग इज बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा हम उसको कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों नाम है उनके। यानी NaHCO3 को हम बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो कहते हैं कि हाउस होल्ड रेमेडी फॉर द बी सिटिंग एज बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेसिक सब्सटेंसेज। तो ये क्या है? बेसिक सब्सटेंसेज है जो हाउस होल्ड में यानी मौजूद होती है। रेमेडी यानी रेमेडी उसको कहते हैं जब हम ज़ख़म को ठीक करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम रेमेडी कहते हैं। वेसिप सिटिंग ऑन द अदर हैंड, और जो वेसिप सिटिंग है जिनकी यानी गर्दन थोड़ी यानी पतली हो उसको हम वेसिप सिटिंग कहेंगे। अदर हैंड ए मिडली बेसिक, तो क्या होगा? मिडली बेसिक होगा। ए हाउस होल्ड रेमेडी फॉर दिस विल बी विनाइगर, तो ये हाउस होल्ड के मुताबिक ये क्या होगा? यानी इसमें विनाइगर मौजूद होता है, तो इस वजह से क्या होता है? आल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। तो इस वजह से हम उसको यानी एसिटिक एसिड उसमें मौजूद होती है, तो ये इस वजह से एसिडिक होती है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी सिर्फ। ये डायबिट्स भी देख ले। ये कहते हैं कि हम एसिड और बेस को यानी इंडिकेटर के साथ हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो अगर हमें यानी लिमिट्स पेपर क्या होती है, एक ऐसा लिमिट्स पेपर ले ले कि वो बता दे कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, तो ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर बता सकती है। ये एन इंडिकेटर लिमिट्स पेपर, ये एक इंडिकेटर होगा लिमिट्स पेपर, कैन टेल वेदर ए सब्सटेंस इज एन एसिड, base, alkaline or neutral, but universal indicator can also tell the strength of an acid or base alkali। तो हमें लिमिट्स में यानी जो लिमिट्स पेपर हम इस्तेमाल करते थे इंडिकेटर एसिड और बेस के लिए, तो वो यानी कलर शो करते थे, रेड कलर एसिड को और ब्लू कलर यानी बेस को अल्कलाइन सॉल्यूशन में हमें मिलती थी। लेकिन अगर हम एसिडिटी मालूम करते हैं कि ये कितना ज़्यादा यानी उसकी एसिडिटी कितनी ज़्यादा है और उसकी भी एसिडिटी कितनी ज़्यादा है, तो इसके लिए और इंडिकेटर आया जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। उसमें हमें स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं एसिड और बेस की कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो ये हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के ज़रिए हम उसको मालूम कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है या कम, या ज़्यादा बेसिक है या कम। तो उसके यानी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होते हैं, तो उस कलर के साथ हम उसको मालूम कर सकते हैं। यानी जब येलो कलर आ जाए या येलो रेडिश कलर आ जाए, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कलर आएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के, तो हम मालूम कर सकते हैं कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। और जो इंडिकेटर हम पहले इस्तेमाल करते थे वो सिर्फ ये बताते थे कि ये एसिड है या बेस, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताते हैं कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। यानी वो वैल्यू बता सकते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, या ज़्यादा बेसिक है या कम बेसिक है। एज दे अपीयर ऑन बोथ साइड्स, यानी जो हम बोथ साइड लेते हैं ऑफ और ऑल आयनिक इक्वेशन में Na एंड Cl आर कॉल्ड स्पेक्ट्रेटर आयंस। The only precipitants in the reaction of hydrogen ion and hydroxide ion as shown in the following nature आयनिक इक्वेशन इस तरह होगा। यानी एक सोडियम क्लोराइड बनेगा और एक हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलते हैं और H2O बनाते हैं। There are equal number of hydrogen and hydroxide ions in this reaction and they are fully converted into water। तो ये जितने भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स है तो H2O बना देती हैं और ये रिएक्शन फुली कन्वर्टेड होगा वाटर में इन एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन। तो एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन होगा इन दिस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में यानी हाइड्रोजन आयन्स और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में वाटर मिला दे यानी वाटर बना देती हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और ये रिएक्शन क्या हो जाती है, ये न्यूट्रलाइज होती है।
तो यानी जो एसिडिक के हाइड्रोजन आयंस है और बेसिक की हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आपस में मिल जाते हैं और H2O बना देती है, और जो रिएक्शन है वो क्या होगा, यानी पूरा कंपाउंड्स या जो सॉल्यूशन मौजूद है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद हम साल्ट्स पढ़ेंगे। साल्ट्स हम पहले बताते हैं कि साल्ट किस तरह होगा। साल्ट को देके यानी साल्ट क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स होगा सॉल्यूशन में। साल्ट्स आयनिक कंपाउंड होगा सॉल्यूशन में, तो आयनिक कंपाउंड्स होगा तो उसमें केटाइन होगा और एनाइंस होगा, यानी सॉल्यूशन में वो केटाइन और एनाइन के फॉर्म में पाया होगा साल्ट्स। तो केटाइन और एनाइन, तो यानी वो केटाइन हाइड्रोजन आयंस के अलावा होगा, हाइड्रोजन आयंस के अलावा और केटाइन होगा, यानी NaCl। तो Na क्या है, केटाइन है, और Cl क्या है, एनाइन है। तो केटाइन क्या है, हाइड्रोजन के अलावा है। अगर हाइड्रोजन के अलावा और केटाइन नहीं है तो इसको हम साल्ट नहीं कहेंगे। जिस तरह इसको देखें PbOH माइनस, तो इसमें एक केटाइन है जो हाइड्रोजन आयन नहीं है और एक हाइड्रोक्साइड आयन है जो एनाइन है, लेकिन हमें यानी एनाइन और केटाइन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा और केटाइन और एनाइन अगर है तो उसको हम साल्ट कहेंगे। तो इसको हम साल्ट नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड एनाइन है लेकिन इसके अलावा और एनाइन नहीं है, तो इस वजह से ये साल्ट नहीं है। तो ये कहते हैं कि केटाइन और एनाइंस, वो केटाइंस और एनाइन होंगे, केटाइन हाइड्रोजन के अलावा होगा और एनाइन हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा और एनाइंस होगा। तो ये क्या है, साल्ट है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस के अलावा और केटाइन मौजूद है। और क्या है, यानी एनाइंस भी मौजूद है जो हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा है। इसमें देखें NaHSO4, तो इसमें सोडियम केटाइन है, हाइड्रोजन केटाइन है और सल्फेट एनाइन है। तो आप देखें हाइड्रोजन आयंस के अलावा और केटाइन इसमें मौजूद है, तो इस वजह से हम उसको साल्ट कह सकते हैं। हाइड्रोजन आयंस के अलावा और केटाइन होगा तो उसको हम साल्ट कह सकते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन आयंस के अलावा और केटाइन नहीं है तो उसको हम साल्ट नहीं कहेंगे। इसी तरह Cu केटाइन, हाइड्रोक्साइड आयन एनाइंस और क्लोरीन जो है एनाइंस, तो यानी हाइड्रोक्साइड आयंस के अलावा और एनाइंस होगा तो उसको हम साल्ट कहेंगे। वरना अगर यानी सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन इसमें मौजूद है और एनाइन इसमें मौजूद नहीं है तो इस वजह से हम उसको साल्ट नहीं कहेंगे। यानी हाइड्रोक्साइड एनाइंस के अलावा और एनाइंस होगा तो हम उसको साल्ट कहेंगे, वरना उसको हम साल्ट नहीं कह सकते। जिस तरह ये है, इसको हम यानी साल्ट नहीं कह सकते। तो ये साल्ट की पहचान थी, यानी आयनिक कंपाउंड्स होगा सॉल्यूशन में केटाइन और एनाइन। तो केटाइन वो होगा हाइड्रोजन के अलावा और एनाइन हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा और एनाइन होगा। यानी अगर हाइड्रोजन आयंस उसमें मौजूद है तो उसमें और केटाइन हाइड्रोजन के अलावा अगर है तो वो साल्ट है, अगर नहीं है तो साल्ट नहीं है। अगर हाइड्रोक्साइड आयंस है सॉल्यूशन में तो इसके अलावा और एनाइंस होगा तो वो साल्ट होगा, वरना वो साल्ट नहीं कहलाएगा। तो हम साल्ट को किस तरह पहचानेंगे, जिस कंपाउंड्स के आखिर में SO4 आ जाए, PO4 आ जाए, NO3 आ जाए या Cl आ जाए तो उसको हम साल्ट आसानी से कह सकते हैं। तो हम आसानी के साथ यानी इसको साल्ट कह सकते हैं। जिसके आखिर में SO4, PO4, NO3 या Cl आ जाए तो उसको हम साल्ट कहेंगे। इसके बाद ये देख ले टाइप्स ऑफ साल्ट। तो टाइप्स ऑफ साल्ट किस तरह होंगे, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। तो ये हम पढ़ेंगे इस साल्ट्स में।
तो नॉर्मल साल्ट्स में क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस अगर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए यानी मुकम्मल दे दे तो उसको हम नॉर्मल साल्ट कहेंगे। जिस तरह एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो H2SO4 क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो Na2SO4 बना देती है और H2O। तो इसने मुकम्मल हाइड्रोजन आयंस को यानी कंप्लीटली आयनाइज्ड किया हुआ है, यानी कंप्लीटली दिया हुआ है, और सोडियम और सल्फेट आपस में मिल गए तो इसको हम साल्ट कहते हैं। Na2SO4 और H2O मिल जाएगा। इस तरह इसमें 3 हाइड्रोजन है, H3PO4, और इसमें यानी हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कंप्लीटली दिए हुए हैं, एक भी नहीं बच गया, और इनमें हाइड्रोक्साइड आयन को देके ये भी कंप्लीटली दिए होंगे। तो ये मुकम्मल 3 हाइड्रोजन आयंस देते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है 2, ये मुकम्मल 2 यानी दे सकते हैं। तो अगर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाए तो उसको हम नॉर्मल साल्ट कहेंगे। तो ये एसिड 3 हाइड्रोजन दे सकते हैं, और जो बेस है हाइड्रोक्साइड OH 2 है वो दोनों देंगे, तो हमें साल्ट मिलेगा Ca3PO4 और H2O मिल जाएगा। तो आप इसको बैलेंस फिर कर दे बाद में। तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों, तो इसको हम नॉर्मल साल्ट कहेंगे। क्या, नॉर्मल साल्ट। तो एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं, एसिडिक साल्ट में पार्शियली रिप्लेसमेंट होगा, उसमें पार्शियली रिप्लेसमेंट होगा। किस तरह पार्शियली रिप्लेसमेंट, यानी अगर H2SO4 है, अगर हम उसको बेस के साथ KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें KHSO4 मिल जाता है और H2O। तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है ये पार्शियली रिप्लेसमेंट हुआ है, एक हाइड्रोजन एसिड ने दिया हुआ है और एक इसमें बाकी है, एक इसमें बाकी है और एक उन्होंने दिया हुआ है। अगर मैं बता दूं कि HCl प्लस NaOH या ये एसिडिक साल्ट बना सकते हैं या नहीं, तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन वाला यानी एसिडिक साल्ट नहीं बना सकते। तो इससे हमें NaCl और H2O मिल जाएगा, तो ये नॉर्मल साल्ट है, तो इसको हम एसिडिक साल्ट नहीं कहेंगे। एसिडिक साल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाइड्रोजन मौजूद हो, 3, 4, इसी तरह एंड सो ऑन, इसी तरह यानी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन यानी कंपाउंड्स में मौजूद होंगे तो एसिडिक साल्ट हमें दे सकते हैं। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन दे दिया और एक इसमें है, तो इस वजह से इसको एसिडिक साल्ट कहते हैं क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो हमें एसिडिटी शो करेंगे, तो वो साल्ट क्या होगा, एसिड होगा और एक H2O मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम H3PO4 को यानी बेस के साथ मिलाते हैं तो Na2HPO4 देता है और H2O, तो ये क्या है, एसिडिक साल्ट है। क्यों एसिडिक साल्ट है, ये पार्शियली आयनाइज्ड हुआ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस यानी 2 दे दिए और एक बाकी है, तो एक बाकी वजह ये क्या है, साल्ट एसिडिक होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, तो ये हमें यानी साल्ट एसिडिक देगा क्योंकि हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, और जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है उसको हम एसिड कहते हैं। इस तरह H3PO4 अगर यानी एक हाइड्रोजन दे दे तो फिर भी वो क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा, NaH2PO4 और H2O देखता है। जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद हो उसको हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। यानी अगर हाइड्रोजन आयन साल्ट में मौजूद है या हाइड्रोजन मौजूद है जिस साल्ट में, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एसिडिक साल्ट। तो ये उन्होंने डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि जब यानी पार्शियली रिप्लेसमेंट हो जाए
एसिड से हाइड्रोजन आयंस, तो उसको हम एसिडिक साल्ट कहेंगे। और बेसिक साल्ट जब बेस से यानी पार्शियली रिप्लेसमेंट हो जाए हाइड्रोक्साइड आयन, तो उसको हम बेसिक साल्ट कहेंगे। जिस तरह PbOH2 अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो PbOH और Cl देता है, तो इसमें एक हाइड्रोक्साइड मौजूद है, तो इस वजह से ये बेसिक साल्ट होगा। इस तरह यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड को अगर हम HCl से मिलाते हैं तो यानी CuOH और Cl बना देगा, तो ये क्या है, ये बेसिक साल्ट है, क्योंकि उसमें OH मौजूद है, और जिस साल्ट में OH मौजूद होगा तो बेसिक साल्ट होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा वो एसिडिक साल्ट है। तो ये कहती हैं कि बेसिक साल्ट यानी पार्शियली रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोक्साइड आयन को। तो हाइड्रोक्साइड आयंस भी दो होने चाहिए, जिसमें हमने यानी HCl ले लिया और NaOH। अगर यानी बेस क्या है, सिर्फ एक OH है, तो वो तो एक H देगा, तो NaCl और H2O बना देगा, तो ये हमें नॉर्मल साल्ट मिलेगा। ये बेसिक साल्ट हमें नहीं देते। बेसिक साल्ट में भी यानी हाइड्रोक्साइड आयन 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 3, इसी तरह 4, यानी अगर सिर्फ एक है तो वो नॉर्मल साल्ट बना देगा। यानी हमने यानी एग्जाम्पल में लिया हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के एग्जाम्पल लिया हुआ है, सिर्फ एक क्या करती हैं यानी वो नॉर्मल साल्ट बना देगा। तो नॉर्मल साल्ट हम बेसिक साल्ट पढ़ते हैं, तो बेसिक साल्ट में 2 हाइड्रोक्साइड होंगे या 3, तो इसमें 2 है, एक दिया हुआ है और एक बाकी है, तो इस वजह से बेसिक साल्ट है। इनमें 2 है तो एक यानी दिया हुआ है और एक बाकी है, तो इस वजह से हम इसको बेसिक साल्ट कहेंगे। यानी अगर पार्शियली रिप्लेसमेंट हो जाए हाइड्रोक्साइड आयन की बेस से, तो इसको हम यानी बेसिक साल्ट कहेंगे। इसके बाद सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट पढ़ेंगे। तो सॉल्युबल साल्ट कौन से होते हैं? ऑल साल्ट ऑफ सोडियम, पोटाशियम या अमोनियम आयन के जो होती हैं वो क्या होती हैं, सॉल्युबल होंगे, जैसे NaCl, K2CO3 और इसी तरह NH4Cl। तो ये साल्ट क्या होंगे, यानी ये सॉल्युबल साल्ट होंगे, सोडियम के, पोटाशियम के और अमोनियम आयन के, तो ये साल्ट्स यानी सॉल्युबल होंगे। इसी तरह ऑल क्लोराइड साल्ट्स आर सॉल्युबल, जिस तरह ZnCl2, CaCl2, CuCl2, एक्सेप्ट यानी ये नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है, ये नॉन सॉल्युबल है, यानी लीड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और मर्करी क्लोराइड, ये क्या होती हैं, ये इनसॉल्युबल साल्ट होती है। ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट लीड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड। इसी तरह ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल salts, FeSO4, CuSO4, Na2SO4 except PbSO4, Pb या BaSO4, Al2SO2 होल 3। तो यानी ऑल सल्फेट सॉल्युबल होंगे, लेकिन लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल होंगे। ये तीनों इनसॉल्युबल होंगे, बाकी सब सल्फेट सॉल्युबल होंगे। ऑल नाइट्रेट्स सॉल्युबल होते हैं, नाइट्रेट्स में एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो तमाम सॉल्युबल होती है। साल्टो ये इनसॉल्युबल है। ऑल कार्बोनेट, ऑल बाइकार्बोनेट, ऑल सल्फाइड, ऑल सल्फेट यानी SO4-2 आर इनसॉल्युबल साल्ट। ये साल्ट्स क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। जितने भी कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है, आर इनसॉल्युबल। लेकिन अगर पोटाशियम सल्फेट है या सोडियम सल्फेट है या सोडियम कार्बोनेट है या पोटाशियम कार्बोनेट है या इसी तरह अमोनियम सल्फेट या कार्बोनेट, तो ये तो सॉल्युबल है। ये कहते हैं अगर किसी के साथ सोडियम, पोटाशियम या अमोनियम आ जाए, सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, क्लोराइड हो, तो वो तो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा और कार्बोनेट आ जाए, बाइकार्बोनेट आ जाए, सल्फेट आ जाए
या सल्फेट आ जाए तो क्या होंगे, इनसॉल्युबल साल्ट होंगे। साल्ट्स अब बुक्स में हम पढ़ेंगे, ए कंपाउंड फ्रॉम ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस इज कॉल्ड ए साल्ट। ये कहते हैं कि अगर हम कंपाउंड्स बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो साल्ट बना देती है। और साल्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड और बेस की। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो वो साल्ट और वाटर बना देती है, और जो एसिड और बेस है वो क्या होती है, यानी न्यूट्रलाइज होती है। ए साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम द बेस एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द एसिड। ये कहते हैं कि यानी जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन्स एक एसिड होगा HCl और एक क्या होगा, बेस होगा। तो ये एसिड है, ये बेस है। एसिड से क्या निकलेगा, ये कहती हैं कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम द बेस, तो पॉजिटिव आयन बेस से निकलेगा, एंड नेगेटिव आयन्स फ्रॉम द एसिड, और नेगेटिव आयन्स यानी एसिड से निकलेगा। ये एसिड का नेगेटिव और बेस का पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव फ्रॉम आयन्स फ्रॉम द बेस एंड नेगेटिव आयन्स फ्रॉम द एसिड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो ये आपस में मिल जाएंगे और क्या होगा, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये आपस में मिल जाएंगे तो ये H2O बना देगा। तो ये कहती हैं कि कंपोज्ड ऑफ सोडियम मेटल पॉजिटिव आयंस, तो ये जो सोडियम है ये क्या है, मेटल है। जितने भी मिनरल, यानी हम कहते हैं मिनरल, या मिनरल को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने भी मेटल हाइड्रो ऑक्साइड जो होती हैं, मिसाल के तौर पर NaOH, ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। MgOH होल टू, इसी तरह CaOH होल टू, इसी तरह ZnOH होल टू, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। और जितने भी मिनरल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। तो ये कहती हैं कि मेटल कहाँ से होगा, बेस से। मेटल बेस से होगा, यानी कंपोज्ड सोडियम मेटल पॉजिटिव आयंस बेस से आएगा। एंड क्लोरीन, और क्लोरीन यानी क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल आएगा जिस तरह हम पढ़ेंगे, यानी सम मेटल पॉजिटिव आयन। सब मेटल, अक्सर जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले को हम मेटल कहते हैं, जो 9th में गुजर चुका है केमिकल रिएक्टिविटी में। तो सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, इसके बाद यानी Ag, Mg, Ca कैल्शियम मैग्नीशियम, इसी तरह आप यानी सिल्वर, ये वगैरह क्या है, यानी मेटल है। मेटल जो गोल्ड है, गोल्ड, इसके बाद अगर हम यानी गोल्ड के अलावा कापर देख ले, ये जो चंद मेटल थे उसको हम यानी नॉन रिएक्टिव मेटल भी कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते आसानी से। गोल्ड है, यानी मरकरी है, सिल्वर है। मरकरी भी अक्सर यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ नहीं लॉस कर सकते। तो जो मेटल है पॉजिटिव आयंस वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और जो नेगेटिव आयंस है वो कहाँ से आएंगे, नेगेटिव आयंस यानी एसिड से आएंगे। नेगेटिव आयन एसिड से आएंगे, तो
नेगेटिव आयंस एसिड से आएंगे, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यानी ये हाइड्रोजन HCl है, HBr है, H2SO4 है, H2PO4 है। तो ये यानी एसिड से आएंगे नेगेटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस यानी बेस से आएंगे, और सोडियम क्लोराइड, और ये आपस में मिल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, इसी तरह आप सोडियम ब्रोमाइड, इसी तरह पोटाशियम सल्फेट, इसी तरह कैल्शियम सल्फेट या आयरन सल्फेट वगैरह। तो सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटाशियम सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ साल्ट। तो ये क्या है? साल्ट है। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, हमने साल्ट को पहले पढ़ चुके हैं कि साल्ट किस तरह होंगे। साल्ट में एक कैटायन होगा, एक एनायंस। तो आप देखें इसमें यानी एक कैटायन है, एक एनायन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा। इसमें एक कैटायन है और एनायन है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के अलावा और कैटायन और एनायन अगर मौजूद है तो उसको हम साल्ट कह सकते हैं। इसमें कैटायन और एनायन मौजूद है। K2 क्या है? कैटायन है, और SO4 क्या है? एनायन है। Fe कैटायन है और PO4 क्या है? एनायन है। तो ये क्या है? यानी साल्ट है। यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा अगर और कैटायन और एनायंस कंपाउंड में मौजूद है तो हम उसको साल्ट कह सकते हैं। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ साल्ट पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में क्या होगा? यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ साल्ट, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो हम सबसे पहले यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट पढ़ेंगे। तो सॉल्युबल साल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द 4 डिफरेंट मेथड। हम सॉल्युबल साल्ट को यानी 4 मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं। वेयर एज इनसॉल्युबल साल्ट हैव ओनली 1 प्रिपरेशन मेथड। और इनसॉल्युबल साल्ट हम सिर्फ एक प्रिपरेशन मेथड के जरिए तैयार कर सकते हैं। सॉल्युबल साल्ट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन वाटर। तो सॉल्युबल साल्ट हम इस्तेमाल करेंगे यानी वाटर प्रिपेयर्ड में, यानी वाटर में हम यानी प्रिपेयर करेंगे। देयरफॉर दीज रिजल्ट्स या देयरफॉर दीज साल्ट्स आर रिकवर्ड बाय द एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो जो हम साल्ट बनाएंगे वो क्या होंगे? या वेपोराइजेशन प्रोसेस के होंगे, ऑपरेशन, या क्या होंगे? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान हम उसको यानी अलग कर सकते हैं साल्ट को। बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल यानी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। हम इसको यानी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं। किस तरह होगा? हम इसमें यानी डिस्प्लेसमेंट करेंगे किसके? हाइड्रोजन आयंस को डिप्लेस करेंगे एसिड से और मेटल के साथ, यानी और जो क्लोरीन है या फास्फेट है या कार्बोनेट है उसको अपने साथ मिलाते हैं और साल्ट बना देते हैं। इन दिस मेथड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड। ये कहती हैं कि हाइड्रोजन आयंस क्या होगा? यानी रिप्लेस्ड होगा। किस तरह रिप्लेस्ड होगा? अगर यानी मेटल के जरिए अगर हम एसिड से, ये मेटल है, मेटल के जरिए अगर हम एसिड को हाइड्रोजन रिलीज करते हैं या रिप्लेस करते हैं बाय द रिएक्टिव मेटल प्रोड्यूस, और ये क्या करते हैं? यानी जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की जगह अब यानी मेटल इसके साथ बॉन्ड बना देती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यानी साल्ट। ये मेटल क्लोराइड बन जाएगा और H2O यानी बाहर निकल जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? यानी अगर एसिड मेटल डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? कि हाइड्रोजन को रिलीज कर दे और मेटल उसके साथ बॉन्ड बना दे। इन दिस मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो जो प्रिपरेशन होगा हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड। एसिड से हम हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करेंगे बाय द रिएक्टिव मेटल, मेटल के साथ प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव साल्ट, और हमें साल्ट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के मैग्नीशियम और HCl के रिएक्शन कर दे, कैल्शियम और HCl के रिएक्शन कर दे, जिंक और HCl के रिएक्शन कर दे, तो इससे हमें क्या मिलेगा? यानी एक साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखे मैग्नीशियम को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और MgCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी तरह कैल्शियम के साथ, जिंक के साथ, तो क्या होगा? हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस करेगा और उसके साथ यानी बॉन्ड बना देगा Cl के साथ या SO4 के साथ, जो भी एसिड है। अगर H2SO4 एसिड है तो MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये क्या है?
ये एक यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड है। डिस्प्लेसमेंट मेथड हम क्यों कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड? इसलिए कहते हैं कि हमने एसिड से यानी हाइड्रोजन को रिलीज करके उससे मेटल के साथ बॉन्ड बना देती है और साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन को गैस को रिलीज करते हैं, तो इसलिए हम इसको यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहते हैं। इन दिस मेथड एसिड रिएक्ट विद बेस एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। ये कहते हैं कि अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइज होंगे और यानी हमें साल्ट मिलेगा और वाटर मिल जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर मिल जाएगा। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन मेथड कहते हैं या इसको हम यानी नॉर्मल साल्ट भी कह सकते हैं या नॉर्मल मेथड या न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, ये हम यानी सॉल्युबल साल्ट के टाइप्स पढ़ते हैं। सॉल्युबल साल्ट हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम पढ़ते हैं, इनसॉल्युबल बाद में पढ़ेंगे। तो ये सॉल्युबल साल्ट है। बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड है या मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, तो हम मेटालिक और मेटालिक हाइड्रोक्साइड को क्या यानी अल्कली भी कह सकते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल इन वाटर है, इस वजह से हम उसको अल्कली भी कह सकते हैं। तो इसने मेटालिक ऑक्साइड लिया हुआ है, तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम एसिड को मिलाते हैं तो वो भी साल्ट दे सकता है। द मेटालिक ऑक्साइड सच एज कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट यानी डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर हम डाइल्यूट एसिड ले ले तो क्या होगा, साल्ट बना देगा और वाटर। तो H2SO4 अगर हम यानी मेटल ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा, मेटल सल्फेट बना देगा और H2O हमें देगा। तो अगर हम यानी H2SO4 को कैल्शियम ऑक्साइड से मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और H2O मिलेगा। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है, साल्ट है। बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट, अगर हम कार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाते हैं तो वो भी सॉल्युबल साल्ट देगा। तो ये सब क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट सच एज सोडियम कार्बोनेट और इसको हम यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ले या टू प्रोड्यूस साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अगर हम कार्बोनेट को मिलाते हैं एसिड के साथ तो वो H2O कार्बन डाइऑक्साइड और साल्ट देगा। तो ये कहते हैं कि अगर हम डाइल्यूट एसिड ले ले और मेटल कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट करा दे, मेटल कार्बोनेट अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले ले यानी क्या वॉशिंग सोडा या मेटालिक हाइड्रोकार्बोनेट या इसको हम यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं जिसको हम यानी बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको वॉशिंग सोडा इसको बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस साल्ट, तो ये हमें साल्ट प्रोड्यूस करेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। तो अगर हम HCl लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो वो साल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये साल्ट क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। इस तरह अगर हम HCl को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो यानी साल्ट देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट, इसको हम यानी प्रिसिपिटेशन मेथड भी कह सकते हैं, इसको हम प्रिसिपिटेशन मेथड भी कह सकते हैं। तो इनसॉल्युबल साल्ट आर यूजुअली ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ये सॉल्युबल साल्ट के टाइप्स हमने पढ़े, यानी जितने भी 4 टाइप्स हमने पढ़े ये क्या होंगे, सॉल्युबल साल्ट हमने प्रिपेयर कर दे तो ये सॉल्युबल साल्ट होंगे। और ये क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट है। तो ये किस तरह प्रिपेयर होगा, तो इनसॉल्युबल साल्ट हम केमिकल रिएक्शन के जरिए उसको यानी बना सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट आर मिक्स्ड एंड एज ए रिजल्ट इनसॉल्युबल साल्ट आर फॉर्म। हम सॉल्यूशन लेंगे सॉल्युबल साल्ट के और वो एक दूसरे के साथ यानी मिलाएंगे या आपस में उसके रिएक्शन कराएंगे तो रिजल्ट में हम इनसॉल्युबल साल्ट मिलेगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल, तो ये रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन होता है तो उसमें आयनिक रेडिकल यानी मेटालिक रेडिकल ऑफ साल्ट होंगे टेक प्लेस ऑफ 2 न्यू साल्ट्स। तो जो पहले 2 साल्ट थे वो नए दूसरे साल्ट बना देंगे टू प्रोड्यूस 1 साल्ट इज इनसॉल्युबल, उसमें एक इनसॉल्युबल साल्ट होगा एंड अदर इज यूजुअली सॉल्युबल साल्ट, और जो दूसरा साल्ट मिलेगा हमें वो सॉल्युबल होगा। द इनसॉल्युबल साल्ट
प्रिसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, और जो इनसॉल्युबल साल्ट मौजूद है सॉल्यूशन में वो नीचे बैठ जाएगा। तो AgNO3 सॉल्युबल साल्ट है, NaCl भी सॉल्युबल साल्ट है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो AgCl बना देती है और NaNO3 बना देती है सोडियम यानी नाइट्रेट। तो ये क्या है, सॉल्युबल साल्ट है और ये क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट है। इस तरह अगर हम सोडियम कार्बोनेट को अगर कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो वो कॉपर कार्बोनेट देगा और सोडियम सल्फेट देगा। तो सोडियम सल्फेट क्या है, सॉल्युबल साल्ट है, और कॉपर कार्बोनेट क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट है। तो दो सॉल्युबल साल्ट अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एक इनसॉल्युबल साल्ट मिलेगा और एक सॉल्युबल साल्ट मिलेगा। इन दोनों को देखिए, ये भी दोनों सॉल्युबल साल्ट है, तो ये इनसॉल्युबल साल्ट है और ये क्या मिलेगा हमें, यानी सॉल्युबल साल्ट मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ेंगे। द मेन टाइप्स ऑफ साल्ट आर न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। तो साल्ट के 3 टाइप्स है। हम सबसे पहले न्यूट्रल साल्ट पढ़ेंगे। न्यूट्रल साल्ट में क्या होगा, यानी कंप्लीट आयनाइज्ड होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी नॉर्मल साल्ट किस तरह बनते हैं, जो जितने भी हाइड्रोजन आयन्स है वो कंप्लीट रिप्लेस होंगे और जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन है वो कंप्लीट बेस से यानी रिप्लेस होंगे, तो वो नॉर्मल साल्ट बना देंगे। ये क्या है, नॉर्मल साल्ट के एग्जांपल है H3, जितने भी यानी हाइड्रोजन आयन है उसने रिप्लेस कर दी और यानी कैल्शियम के साथ कैल्शियम फास्फेट बना दी, तो ये नॉर्मल साल्ट है। और जितने भी हाइड्रोजन थे 2 थे वो रिलीज कर दी यानी रिप्लेस कर दी और सोडियम सल्फेट बना दिया, तो इसको हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं। These salts are formed when the hydrogen ions of an acid are completely replaced by the metal ion or group of atom। ये कहती हैं कि जितने भी साल्ट्स है वो अगर हम बनाते हैं हाइड्रोजन आयन से ऑफ एन एसिड, हाइड्रोजन आयंस को अगर हम एसिड से रिप्लेस करते हैं, आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द मेटल आयन, यानी मेटल आयन के जरिए उसको अगर हम कंप्लीटली रिप्लेस करते हैं, बाहर निकालते हैं, बिहेविंग लाइक मेटल आयन, यानी मेटल आयन के जरिए जितने भी हाइड्रोजन आयंस को अगर हम रिप्लेस कर दें तो नॉर्मल साल्ट बना देंगे। यूजुअली न्यूट्रल साल्ट, तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा इस फॉर्म व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले ले ए न्यूट्रलाइज इन द रिएक्शन, तो ये रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम आपस में मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, तो हमें साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये साल्ट क्या है, यानी नॉर्मल साल्ट है। तो मेटल जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे एसिड में वो सब उसने रिप्लेस कर दी, तो इस वजह से हम उसको यानी नॉर्मल साल्ट कहेंगे। नॉर्मल साल्ट यानी जितने भी हाइड्रोजन है एसिड में वो सब मेटल आयन उसको रिप्लेस कर दे और साल्ट बना दे, तो उसको हम नॉर्मल साल्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaCl इज ए न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ HCl एंड NaOH। तो NaCl जो साल्ट है वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट है किसके, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सिमिलरली पोटाशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम सल्फेट NH4(2)SO4, सोडियम फास्फेट Na2SO4 एक्सेट्रा आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल साल्ट। तो ये भी क्या है, नॉर्मल साल्ट के एग्जाम्पल है। नॉर्मल साल्ट में हमेशा ये याद रख ले, नॉर्मल साल्ट में न हाइड्रोक्साइड आयन होगा और न हाइड्रोजन आयन होगा। तो इसमें आप यानी हाइड्रोजन आयन देख सकते हैं, नहीं है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, नहीं है, तो ये इस वजह से नॉर्मल साल्ट है। तो जितने भी हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस है
वो सब रिप्लेस हो जाए और साल्ट बना दे तो वो नॉर्मल साल्ट होंगे। एसिडिक साल्ट में क्या होंगे, हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे और जो बेसिक साल्ट है उनमें हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होंगे। तो अब हम एसिडिक साल्ट पढ़ते हैं, यानी एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं, salts forms when hydrogen ions of an acid are partially replaced by the metal ion or group of atom behaving like metal ions are called acidic salts। तो ये कहते हैं acidic salt हम उसको कहेंगे जिसमें partially replacement of hydrogen ions हो। तो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से मेटल ने सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक बाकी है साल्ट में, तो ये एसिडिक साल्ट होगा और H2O बना देगा। इस तरह इसमें दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए मेटल ने या ग्रुप ऑफ मेटल, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट। इसी तरह इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया है तो इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो इस वजह से इसको यानी हम एसिडिक साल्ट कहते हैं। तो एसिडिक साल्ट किसे कहते हैं, जो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, यानी सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम्स अगर मौजूद है तो वो यानी एसिडिक साल्ट नहीं बना सकते, यानी HCl है और NaOH, तो ये नॉर्मल साल्ट बना देंगे। एसिडिक साल्ट के लिए ज़रूरी है कि उनमें यानी दो हाइड्रोजन या तीन हाइड्रोजन या चार हाइड्रोजन मौजूद हो, अगर इससे कम है तो वो यानी एसिडिक, दो हाइड्रोजन यानी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद होंगे उसमें एसिडिक साल्ट में। अगर हम एसिड लेते हैं H2SO4 लेंगे, HCl नहीं लेंगे क्योंकि HCl में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो नॉर्मल साल्ट बना देंगे। जिसमें दो हाइड्रोजन या दो से ज़्यादा हाइड्रोजन मौजूद है तो वो क्या होंगे, यानी एसिडिक साल्ट बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन यानी रिलीज होगा पार्शली और यानी एसिडिक साल्ट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल KHSO4, तो इसमें हाइड्रोजन आयंस मौजूद है इस साल्ट में, तो इस वजह से एसिडिक साल्ट है, ये भी एसिडिक साल्ट है, ये भी एसिडिक साल्ट है, आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। दीज साल्ट्स कैन बी फर्दर रिएक्ट विद बेस, अगर हम इस साल्ट्स को दोबारा बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये नॉर्मल साल्ट बना सकते हैं। तो ये कहती हैं कि H2SO4 यानी एसिडिक साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीबेसिक एसिड ओनली। तो अगर हम एसिडिक साल्ट बनाते हैं तो क्या होगा, पॉलीबेसिक एसिड हम लेंगे सिर्फ। तो ये कहते हैं कि H2SO4 को अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या करेंगे, ये मेटल जो है पोटाशियम, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और एक इसमें बाकी रह जाएगा, तो इस वजह से एसिडिक साल्ट है और H2O बना देगा। अगर हम फिर इसको अगर बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये नॉर्मल साल्ट बना देगा, यानी पोटाशियम सल्फेट। तो ये क्या है, नॉर्मल साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट है, ये नॉर्मल साल्ट है। बेसिक साल्ट, साल्ट्स फ्रॉम्स व्हेन हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ ए बेस आर पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड आर कॉल्ड बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट हम किस तरह पढ़ेंगे, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं और जो एसिड है वो सिर्फ यानी पार्शियली हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर दे तो उसको हम बेसिक साल्ट कहेंगे। तो बेसिक साल्ट के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होगा, तो जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है तो उसको हम बेसिक साल्ट कहेंगे। और बेसिक साल्ट हमेशा उसमें यानी दो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे या तीन या चार, ये सिर्फ एक का जो अगर हम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले तो नॉर्मल साल्ट बना देगा, वो बेसिक साल्ट नहीं बना सकते। तो बेसिक साल्ट के ज़रूरी है कि दो हाइड्रोक्साइड आयन हो या तीन, तो एक रिप्लेस होगा हाइड्रोक्साइड आयन तो और एक बच जाएगा, तो ये बेसिक साल्ट है। और ये भी बेसिक साल्ट है, एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर दिया एसिड ने तो ये यानी बेसिक साल्ट बनाते हैं। पार्शियली ऑफ एसिड तो बेसिक साल्ट बना देंगे। फॉर एग्जांपल PbOHCl, तो ये क्या है, यानी बेसिक साल्ट है और ये भी क्या है, बेसिक साल्ट है। इसके बाद अगर हम यानी बेसिक साल्ट करेक्शन बताते हैं, अगर हम PbOH2 तो उसने दो हाइड्रोक्साइड आयन लिए हुए हैं तो एक हाइड्रोक्साइड आयन यानी एसिड रिलीज करेंगे, H2O बना देंगे और एक बच जाएगा, तो ये क्या है, बेसिक साल्ट है। तो बेसिक साल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द पॉली एसिड बेसिस। तो हम यानी बेसिक साल्ट को
प्रोड्यूस कर सकते हैं पॉली एसिडिक बेसिस के साथ। इसके बाद हम डबल साल्ट पढ़ेंगे। डबल साल्ट में क्या होगा? डबल साल्ट में हम दो साल्ट्स को आपस में यानी मिलाएंगे, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा उसमें, सिर्फ हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और वो डबल साल्ट बनाते हैं। तो डबल साल्ट में एक डॉट भी होगा और H2O भी साथ में मिलेगा। तो डबल साल्ट आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉर्मल साल्ट। हम डबल साल्ट दो नॉर्मल साल्ट को दोनों को आपस में मिलाते हैं और नॉर्मल साल्ट बना देते हैं। व्हेन द मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए नॉर्मल साल्ट इज ए क्रिस्टलाइज्ड दे प्रोड्यूस द डबल साल्ट। अगर हम मिक्सर करा दे हैं दोनों साल्टों को, नॉर्मल साल्ट और इक्विमोलर हम लेते हैं और इसको आपस में मिलाते हैं तो वो डबल साल्ट बना देंगे। इन दिस साल्ट इंडिविजुअल साल्ट कंपोनेंट्स रिटर्न देयर प्रॉपर्टीज। और ये जो हमने साल्ट बनाए हैं ये यानी रिएक्शन नहीं कराते, सिर्फ हम इन दोनों साल्टों को आपस में मिलाते हैं तो इन साल्टों की जो यानी प्रॉपर्टीज है वो रिटर्न हो सकती है, यानी वो रिटर्न होंगे। द एनाइन एंड कीटाइन गिव देयर रिस्पेक्टिव टेस्ट। और जिस साल्ट में जितनी भी कीटाइन और एनाइन है उसकी जो टेस्ट है वो रिस्पेक्टिव होगा, वो तब्दील नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पोटाशियम या पोटाश आलम की जो फार्मूला है K2SO4 डॉट Al2, तो ये एक साल्ट है, ये दूसरा साल्ट है, ये साल्ट है और ये दूसरा साल्ट है Al2SO4 होल 3 और 24 H2O भी उसके साथ मिलेगा। जब हम दोनों साल्टों को आपस में मिलाते हैं तो वाटर भी मिल जाता है इसी दौरान। इस तरह फेरिक एल्यूमिनियम K2SO4 डॉट Fe2SO4 होल 3, तो ये दोनों साल्ट है। डॉट के जरिए ये हम मालूम कर सकते हैं कि एक साल्ट है, ये दूसरा साल्ट है और साथ में 24 H2O भी मिलेगा अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। मोरस साल्ट्स, नोमोरस साल्ट्स में क्या होगा? यानी FeSO4 डॉट दूसरा साल्ट NH4 होल 2 SO4 और 6 H2O भी मिलेगा अगर हम इन दोनों साल्टों को आपस में मिलाते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिस्पेक्टिव होगी, यानी केटाइंस और एनाइंस की जो प्रॉपर्टीज होंगे वो रिटर्न होंगे, वो तब्दील नहीं होंगे क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ हमने दो साल्टों को आपस में मिलाया हुआ है तो इस वजह से हमें वाटर भी मिल जाएगा। तो साथ में वाटर मिलेगा और ये दोनों साल्ट आपस में मिल सकते हैं, तो इसको हम डबल साल्ट कहेंगे। यूजेज ऑफ सम साल्ट, तो हम साल्ट के कुछ यूजेज यानी पढ़ेंगे। साल्ट आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। साल्ट हम मुख्तलिफ जगहों पर या रनिंग फ्राम द हाउस होल्ड टू इंडस्ट्रीज, हम साल्ट को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं घरों में, इंडस्ट्रीज में। सोडियम क्लोराइड हम इज़ नेसेसरी, ज़रूरत है फॉर द ह्यूमन लाइफ, तो सोडियम क्लोराइड यानी ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी है। सोडियम क्लोराइड को हम यानी नमक जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है ज़िंदगी में क्योंकि उसकी टेस्ट होती है तो हम चीज़ों में डालते हैं। कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट क्या इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स, तो ये बोन्स के लिए यानी ज़रूरी है, बोन्स में ये होती है कैल्शियम फास्फेट, तो कैल्शियम फास्फेट बोन्स के लिए ज़रूरी है। सम साल्ट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो, तो हम कुछ साल्ट पढ़ेंगे और उसके कुछ यानी यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो सोडियम क्लोराइड हम इस्तेमाल करते हैं यूज्ड फॉर द सीजनिंग यानी जायके के लिए, फॉर द सीजनिंग जायके के लिए, एंड प्रिजर्विंग फूड, और फूड को यानी प्रिजर्व करने के लिए कि वो ख़राब ना हो जाए, तो प्रिजर्विंग के लिए हम फूड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज इट इज़ यूज्ड एज ए बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द एक्सट्रीशन ऑफ सोडियम मेटल, अगर हम इंडस्ट्री में उसको इस्तेमाल करते हैं बेसिक रॉ मटेरियल को थ्रू, तो हम एक्सट्रीशन करते हैं सोडियम मेटल को बाहर निकालते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, तो हम कास्टिक सोडा उससे बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं। One of the major application of sodium chloride is dosing of the roadways of is सब फ्रीजिंग वेदर, नमक को यानी कि वो जल्दी यानी घुल न जाए, वो जल्दी पानी में तब्दील न हो जाए, उनके लिए हम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमक हम मुख्तलिफ जगहों पर हम उसकी एप्लीकेशन और उसके यूजेस हम
देख सकते हैं, तो आप नमक को बार बार देख सकते हैं और उनके यूजेस भी देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3। फार्मूला याद कर ले सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज सोडा ऐश। तो सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश, तो उसका दूसरा नाम है। सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज द लैंड्रेस एज ए क्लीनिंग एजेंट एंड वाटर सॉफ्टनर। तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश भी कह सकते हैं। तो ये हम यानी सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वाटर सॉफ्ट है तो हम सर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ औक़ात साबुन हर किस्म वाटर में हमें जग नहीं देती, तो हम यानी सर्फ इस्तेमाल करते हैं यानी वॉशिंग सोडा। तो किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो यानी पानी को नरम बना देती है और उसमें यानी जग बना सकती है। तो ये वाटर को भी सॉफ्टनर भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं रॉ मटेरियल के थ्रू, जब हम ग्लासेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यानी जब हम शीशा बनाते हैं तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द पेपर। तो हम पेपर बनाने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोलियम रेफरिंग के दौरान हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लेदर इंडस्ट्री में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला है Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, डिटर्जेंट एंड ग्लासेस। तो सोडियम सल्फेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम पेपर बनाते हैं या डिटर्जेंट बनाते हैं या ग्लासेस हम बनाते हैं यानी शीशा, तो उसके लिए हम यानी सोडियम सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3 और इसको हम यानी बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। इसको हम यानी बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं क्योंकि ये खुराक की नमक है। इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स। तो हम केक बनाने में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दियर यानी कन्फिटर्स। और हम इस तरह जो यानी बेकरियों में और केकों के बिस्किट वगैरह यानी जितनी भी चीज़ें फैक्ट्रियों में बनाते हैं उसको हम यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए मेडिसन। और हम इसको मेडिसन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज एन एंटी एसिड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टूथपेस्ट में भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी इन सब चीज़ों में क्या होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 उसका फार्मूला है। तो पोटाशियम नाइट्रेट हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए, खाद के लिए। एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लिंट ग्लासेस। यानी पोटाशियम नाइट्रेट हम फर्टिलाइज़र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं फ्लिंट ग्लासेस के लिए तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 पोटाश आलम या सिर्फ ओलम भी उसको कहते हैं, ओलम साल्ट। पोटाश आलम कहें या सिर्फ ओलम कहें तो इनमें 2 साल्ट है। जब हमने पढ़ा पहले डबल साल्ट, तो डबल साल्ट में क्या होता है, एक ये साल्ट और एक ये साल्ट, अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो वाटर भी दे सकता है और ये दोनों साल्ट आपस में मिल जाएंगे तो इसको यानी हम यानी डबल साल्ट भी कह सकते हैं, पोटाश आलम या आलम। तो इसमें ये भी एक साल्ट है K2SO4। तो K2SO4 को हम क्या कहेंगे, पोटाशियम सल्फेट। और ये एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों साल्टों को अगर आपस में हम मिलाते हैं तो इसके साथ वाटर भी निकलेगा। तो वाटर यानी 24H2O भी उनके साथ होगा, तो उनके साथ यानी वाटर भी होगा अगर हम दोनों साल्टों को आपस में मिलाते हैं। तो पोटाश आलम हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी यूजेस क्या है। पोटाश आलम या आलम इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़। तो हम पोटाश आलम को प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन यानी वाटर की सफाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उससे यानी इम्प्यूरिटीज़ को अलहदा करते हैं, रिमूव करते हैं। एंड एज ए ब्लड कंग्लूटेंट्स। और जब आपने हजामों के
दुकानों में देखा होगा, जब आपकी दाढ़ी बनाती है तो वो दाढ़ी पर ऊपर सफ़ेद चीज़ लगाती हैं, तो वो सफ़ेद चीज़ क्या है? ऑलम है, पोटाश ऑलम। तो वो ब्लड को कंक्लूड करती है, यानी ब्लड को रोकती है। तो ये ब्लड को रोकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसके बाद 7 नंबर पर कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी 2H2O उसके साथ होगा, CaSO4 और 2H2O होगा। तो कैल्शियम सल्फेट की यूजेस क्या है? कैल्शियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट को आप जिप्सम भी कह सकते हैं, ये उसका दूसरा नाम है, जिप्सम। इट इज़ यूज फर्टिलाइजर इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेयर्स एंड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम कहते हैं और ये हम फर्टिलाइज़र के प्रिपरेशन के थ्रू हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेयर और सीमेंट इंडस्ट्रीज में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखें कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की यूजेस क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट, ये भी सीमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड केमिक इंडस्ट्री, और जिसमें सीमेंट बनाते हैं केमिक इंडस्ट्रीज। तो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों सीमेंट में इस्तेमाल हो सकती है। इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, या उसका दूसरा मशहूर नाम है इप्सुम, इप्सुम साल्ट। तो इप्सुम साल्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। मैग्नीशियम सल्फेट को हम इप्सुम साल्ट भी कहेंगे। उसका फार्मूला क्या है? MgSO4 और 7H2O। इप्सुम साल्ट का फार्मूला MgSO4 और 7H2O उसके साथ होगा, इसके दरमियान डाट है यानी 7H2O है। मैग्नीशियम सल्फेट हम इस्तेमाल करते हैं एंटी एसिड एंड यानी लेक्सिटिव के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस साल्ट आर आल्सो यूज्ड इन द डाई इंडस्ट्रीज। तो ये हम डाई इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इप्सुम साल्ट है। इसके बाद 10 नंबर पर और साल्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी एक साल्ट है जिसमें यानी 5H2O उनके साथ होगा, CaSO4 उसका फार्मूला है। कॉपर सल्फेट इज यूज्ड फॉर कॉपर प्लेटिंग या प्लेटिंग इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो कॉपर सल्फेट हम जो बीकर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें हम यानी जिसमें हम कॉपर प्लेट रखते हैं, तो उसमें हम सॉल्यूशन डालते हैं कॉपर सल्फेट की, और ये यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान हम उसको इस्तेमाल करते हैं। द साल्ट या दिस साल्ट इज़ यूज्ड टू द किल algae in water यानी रिजर्व्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द एग्रीकल्चर स्प्रे। तो ये साल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं एलजी को मारने के लिए जो वाटर में रिजर्व होती है, या हम इसको इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर स्प्रे के लिए। जब हम एग्रीकल्चर स्प्रे करते हैं तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं यानी कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए हम यानी कॉपर सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन किसे कहते हैं? ये लेबोरेटरी मेथड है जिसमें हम क्वांटिटी केमिकल एनालिसिस यानी देखेंगे। इट इज स्लो एडिशन टू वन सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। तो हम ये स्लो एडिशन कराते हैं एक सॉल्यूशन में, कंसंट्रेशन में, जिसको हम टाइट्रेंट कहते हैं, टू नॉन एज वॉल्यूम ऑफ एनदर सॉल्यूशन। एनदर सॉल्यूशन के जो हम लेते हैं आर नॉन एज कंसंट्रेशन अंटिल उसकी कंसंट्रेशन देखते हैं रिएक्शन रेस न्यूट्रलाइजेशन। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो इंडिकेटर क्या होगा? कलर चेंज होगा इंडिकेटर की। जब इंडिकेटर की कलर चेंज होगा तो ये हम इसको टाइट्रेशन कहते हैं। ये टाइट्रेशन यानी लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल एनालिसिस के दौरान। एसिड, बेसिस एंड साल्ट की एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड। अर्हेनियस कंसेप्ट के यानी जो कंसेप्ट है उसमें बता दे कि कौन सा एसिड नहीं है। तो अर्हेनियस कंसेप्ट में हम यानी हाइड्रोजन आयंस को यानी वाटर में रिलीज एक्वस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन दे दे तो एसिड होगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे दे तो क्या होगा? बेस होगा। तो हम यानी इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। CO2 इज ए
नॉट अर्हीनियस कंसेप्ट इज एसिड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन दे सकता है, नहीं दे सकता। अगर हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता तो इसको हम यानी अर्हीनियस एसिड नहीं कहेंगे। इसके बाद Al3 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू, तो Al3 क्या है? एसिड है किसके अकॉर्डिंग, किसके कंसेप्ट? अर्हीनियस। तो अर्हीनियस हमने पढ़ा, जब हम वाटर में डालते हैं और वो हाइड्रोजन आयन दे दे तो उसको हम एसिड कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। लाउरी ब्रोंस कंसेप्ट क्या था? लाउरी ब्रोंस कंसेप्ट यानी प्रोटॉन डोनर को एसिड कहते थे। तो ये लाउरी ब्रोंस के कंसेप्ट के हिसाब से प्रोटॉन इसमें नहीं है, तो प्रोटॉन डोनर इसमें नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है इसमें यानी प्रोटॉन डोनर, तो इसको हम लाउरी ब्रोंस कंसेप्ट नहीं कह सकते। लीविस, लीविस में क्या होता था? लीविस में हम एसिड उसको कहते थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते थे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन, यानी लीविस के जो कंसेप्ट है उसमें ये एसिड है। लीविस कंसेप्ट में हमें एसिड किसको कहते थे? लीविस के कंसेप्ट में हम एसिड उसको कहते थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। तो ये क्या है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीविस बेस? तो लीविस बेस क्या होगा? यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम बेस कहेंगे। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एफ ई नेगेटिव, तो इसके 5 यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इस वजह से ये क्या है? लीविस कंसेप्ट के दौरान ये बेस है। न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। तो हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीएच 7 होगी और पीओएच भी 7 होगी न्यूट्रल सॉल्यूशन की। तो पीएच यानी पीओएच अगर हमारे पास 0.001 m है सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो यानी पीओएच ऑफ नाइट्रिक एसिड मालूम करें। तो पीएच हमें किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो पीएच आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। पीएच यानी कितना है? माइनस लॉग ले ले, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी बताई हुई है? 0.001। तो ये क्या होगा? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इसके यानी इशारिया ख़त्म कर दे तो 10 की ताकत 1 2 3, तो ये 10 की ताकत 3 आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की ताकत -3 हो जाएगा। तो ये -3 अगर हम आगे ले आते हैं -3 log 10 1 के बराबर है, तो pH किसके बराबर हो जाएगा? 3। तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। तो हम pOH को मालूम करते हैं, तो 14 और माइनस pH की जगह वैल्यू पुट कर दे तो pOH कितना आएगा? 11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी pOH हमारे पास नाइट्रिक एसिड में 11 आ जाएगा। इसके बाद व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड रिएक्ट टू ओनली प्रोडक्ट आर, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं और वीक एसिड तो क्या होगा? यानी स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक साल्ट देगा और वाटर देगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। NH3 इज ए बेस अकॉर्डिंग टू, तो NH3 क्या है? बेस है किसके अकॉर्डिंग? अर्हीनियस, लाउरी ब्रोंस्ट, लीविस या बोथ बी एंड सी। तो यानी लाउरी ब्रोंस्ट क्या कहते थे कि जब वो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन डोनर को हम एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, NH4 प्लस आयन बना सकता है अमोनियम आयन, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और लीविस, लीविस क्या कहते हैं? लीविस कहते हैं कि जो प्रोटॉन डोनर जो है यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम बेस कहेंगे, तो ये इनके पास एक लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकते हैं, तो इस वजह से ये लीविस भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बोथ ए एंड सी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक साल्ट? कौन सा बेसिक साल्ट है? तो बेसिक साल्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिसमें OH मौजूद हो जिस साल्ट में, तो क्या होगा? बेसिक साल्ट होगा। अगर H मौजूद है तो एसिडिक साल्ट होगा। द बेस विच इज आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड, जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कली कहते हैं। जो साल्ट्स
वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कलीज कहेंगे। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कली कहेंगे।